नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि वो दस्तावेज जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है किंतु किसी कारण के चलते आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए। अब ऐसी स्थिति में अगर कल को वहां पर कोई कोर्ट केस होता है तो वो रजिस्टर्ड जिनको आप रजिस्टर्ड करवाना भूल गए थे, कानून की उनमें क्या अहमियत रह जाती है। इसके अलावा अगर वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराए गए तो कानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है जहां पर आप उन दस्तावेज को फिर भी कोर्ट के अंदर इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं, आपको बाद में पता लगा कि आपका दस्तावेज रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था किंतु किसी गलती के चलते आप रजिस्टर्ड नहीं करा पाए, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें कि किन प्रावधानों में लिखा है कि दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड होंगे, कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होंगे, किस तरीके से रजिस्टर्ड कराए जाएंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो कोर्ट में कैसे एक्सेप्ट होंगे, ये सभी के सभी कानूनी प्रावधान हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बताए गए। वहां पर अगर आपको किसी भी दस्तावेज से जुड़ी कोई भी समस्या है, क्या इसको रजिस्टर कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था, नहीं करा पाए तो बाद में कैसे कराएं, बाद में कराना पड़ा तो क्या होगा, कोर्ट में केस हो गया तो क्या होगा, ये सभी का सभी आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ, इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर मैं 3-4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको गिनवा दूं ताकि पता लग जाए सेक्शन 17 कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों, देखिए डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप किसी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड करेंगे तो वो रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। ये आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123 में भी लिखा दिखाई देगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा दस्तावेज जो विल वसीयत नहीं है, देखिए साफ लिखा है नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, जहां पर आप किसी के पक्ष में कोई राइट डिक्लेयर कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि सेल डीड कर रहे हो, ट्रांसफर डीड कर रहे हो, कन्वेंस डीड कर रहे हो, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर लीज दी जा रही है 1 साल से ज्यादा समय के लिए, रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। तो यहां पर मैंने आपको 3-4 जरूरी दस्तावेज बताए हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो ये काफी लंबी लिस्ट है, आप चाहे तो घर बैठे रजिस्ट्रेशन एक्ट की बुक मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ लिंक पर आपको क्लिक करना है, अमेज़न से घर बैठे आप अपने पक्ष में रजिस्ट्रेशन एक्ट की बुक मंगवा सकेंगे। नाउ, सेक्शन 17 के बाद बात आती है सेक्शन 18 की। ये उन दस्तावेजों के बारे में बात करता है जिनको रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। आप चाहे तो करवा सकते हैं, आप ना चाहे तो मत कराएं, आपको कानून बाउंड नहीं कर रहा कि उसको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं। देखिएगा डिस्प्ले पर सेक्शन 18 बताता है जैसे कि कोई अडॉप्टेशन डीड आ गई, उसको रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। वैसे तो इसमें बाद में अनेकों जजमेंट आई हैं जहां पर और भी कई कंडीशन डाली गई हैं। इसके अलावा अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो रजिस्ट्रेशन कराना उसका ऑप्शनल है। इसी तरीके से कोई पास्ट ट्रांजैक्शन जिसको हम मेमोरेंडम वगैरह बोलते हैं, कराना मैंडेटरी नहीं होता। विल वगैरह हो गई जिसको वसीयत भी कहते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया, रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। ऐसे अनेकों दस्तावेज होते हैं जहां पर आपको उनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। आप चाहे कराना तो करा सकते हैं, नहीं भी करते तो भी कानून में उनको स्वीकार करा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 जो बताता है कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड होने अनिवार्य हैं और किन किन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। नाउ, कई बार जब लोग मुझसे एडवाइस ले रहे होते हैं, कहते हैं कि सर हमें कानून की जानकारी नहीं थी, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी पर दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है,
हमने आपसी बंटवारा किया, सहमति पत्र बनाया, पर रजिस्टर्ड नहीं है। हमने किरायानामा कराया, पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था और अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो क्या होगा? इसके लिए आपको सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखना होता है दोस्तों। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 49 आखिरकार कहता क्या है देखिएगा। देखिए सेक्शन 49 कहता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था, अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तो ऐसे केस में क्या होगा? हम उस डॉक्यूमेंट को बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब साफ बोला गया है, अगर आपने नहीं कराया कोई मर्जी नहीं है, पर अगर कल को वहां पर कोई विवाद होता है, विवाद मतलब कोर्ट केस हो गया, और आप उस दस्तावेज को बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कराने जाओगे तो आपका वो दस्तावेज कोर्ट में स्वीकार नहीं होगा। पर कोलेट्रल पर्पस के लिए आप तब भी उस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो। यह बात भी सेक्शन 49 साफ साफ बोलता है। अब कोलेट्रल क्या होता है, पहले मैं डिस्प्ले पर कुछ रेलिवेंट जजमेंट दिखाकर समझाऊं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका अनरजिस्टर्ड दस्तावेज भी कोर्ट में स्वीकार हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, शिवानी बासु वर्सेस संदीप रॉय। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रेंट का मतलब जो किराया एग्रीमेंट होता है, अगर उसको 1 साल से ज्यादा का समय का था तो रजिस्टर्ड करवाना तो जरूरी होता है, सेक्शन 17 कहता है। पर अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो इसके बावजूद भी उसको कोलेट्रल पर्पस के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर कहता आया है कि कोलेट्रल पर्पस के लिए रोक नहीं है, उसको तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक और बड़ी जजमेंट है, उस पर ध्यान और दे, तब कोलेट्रल पर्पस आपको थोड़ा सा मैं समझाने वाला। देखिएगा, देखिए केस टाइटल है रतनलाल एंड अदर वर्सेस हरिशंकर एंड अदर्स। यहां पर बताया गया था कि कोलेट्रल पर्पस का क्या मतलब है। देखिए यहां पर कोलेट्रल पर्पस का सिंपल मतलब है कि एक पार्टी उस अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा सकती, ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस केस पर उस तरीके से फर्क पड़ जाए। मतलब दोस्तों देखिए समझिएगा, मान लेते हैं हमारा प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर एक केस चल रहा है। मैं एक कागज लेकर आ गया कि देखो मैं इसका मालिक हूं, पर वो दस्तावेज रजिस्टर्ड था नहीं, तो सेक्शन 49 मुझे रोक देगा कि दीपक जी आप इस दस्तावेज को कोर्ट में नहीं ला सकते, पर मैं कोलेट्रल पर्पस के तौर पर ला सकता हूं। कोलेट्रल मतलब कि मालिकाना हक का केस है, इस कागज से मेरा मालिकाना हक मत साबित करो, पर इस कागज से यह तो पता लगाया जा ही सकता है कि मैंने किस साल में यह संपत्ति खरीदी है और उसके बाद से मैं आज तक कब्जे में हूं। मतलब कि मालिक साबित नहीं हो रहा, पर यह तो देखा जा सकता है कि उस समय से लेकर आज तक कब्जे में हूं। इस तरीके से जब एक दस्तावेज को आप जिस पर्पस के लिए केस डाला गया है उस तरीके से इस्तेमाल ना कराकर किसी दूसरे कोलेट्रल पर्पस के इस तरह से इस्तेमाल कराएं, उसी को कोलेट्रल ट्रांजैक्शन या पर्पस बोला जाता है। जहां पर आप उस केस में उस पर्पस के लिए दस्तावेज इस्तेमाल नहीं कराते, बल्कि किसी और पर्पस के तरीके से कोर्ट में इस्तेमाल कराते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता लगेगा कि हां हमारा दस्तावेज भले ही अनरजिस्टर्ड है, पर आज भी हम उसको कोर्ट में कोलेट्रल पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करा सकते हैं। नौ, कोलेट्रल पर्पस के बाद बात आती है किस स्टेज पर इस पर हमें ऑब्जेक्शन डालना होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी कोर्ट में दावा डाला जाता है, दावा डालने के बाद एक स्टेज आती है जहां पर हमें जरूरी दस्तावेज कोर्ट में एक्सेप्ट कराने होते हैं। यहां पर अगर उसी दौरान ही दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा कि भाई ये दस्तावेज तो रजिस्टर्ड होना चाहिए था, इसको तो कराया ही नहीं, तो कोर्ट कहता है कि अगर वहां पर उसी समय ऑब्जेक्शन नहीं करा, एक बार कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया, तो बाद में भी उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकेगा। यानी कि सिर्फ शुरू में किसी भी तरीके से स्वीकार करा लो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज, बाद में उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब यही जजमेंट मैं केस टाइटल के साथ आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए इसका केस टाइटल है रत्नीश वर्सेस एस मैरी। इसका आरएसए नंबर है 838 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 सितंबर साल 2023। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि देखो अगर एक दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था सेक्शन 17 के तहत और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो हम उसको सेक्शन 49 के अंडर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर ऑनरेबल जस्टिस ए बहादुरुद्दीन की तरफ से कहा गया
कि अगर पार्टी इस चीज का ऑब्जेक्शन शुरू में ही नहीं उठाती, जब उस दस्तावेज को ट्रायल स्टेज के दौरान एविडेंस के लिए मार्क कराया जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है हमारे पास ये दस्तावेज है, हमारा ये एविडेंस है, अगर उसी समय दूसरी पार्टी आपत्ति नहीं लगाएगी कि ये तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो साफ बोला गया कि उसके बाद उस पर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई जा सकती अगर एक बार उसको एक्सेप्ट करा लिया। यानी कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज कोलेटरल पर्पस के तौर पर तो स्वीकार हो ही सकता है, पर साथ में अगर शुरू में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला एविडेंस स्टेज के तौर पर, तो फिर आप लोग अनरजिस्टर्ड दस्तावेज आखिरी तक इस्तेमाल करा पाओगे। यह काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हर उस व्यक्ति के लिए काम आएगी जिसका डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है। नाउ ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए, अब इन चीज को कंफर्म करने के लिए कुछ जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा ऑलरेडी कई बार हो चुका है। ध्यान दीजिएगा डिसिप्लिन दोस्तों, केस टाइटल है हमारा नया एमएस पोल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस अमित चंद्र मित्र एंड अनदर, जो यहां पर हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 15774 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 25 सितंबर साल 2023। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने साफ बोला था कि एक जो लीज डीड है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पर अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है उसको एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर कोलेटरल पर्पस के लिए तब भी किया जा सकता है, जैसे कि किस तरीके का पोजेशन है, किस तरीके का नेचर ऑफ पोजेशन है, ये चीज देखने के लिए वहां पर तब भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब लीज को लेकर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कितने समय की लीज थी, क्या था, क्या टर्म्स कंडीशन थे, जी नहीं, उनको अगर साबित करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा, पर उस टर्म से हटकर जिस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया था उसको छोड़कर अगर कोई चीज आप साबित करोगे तो कोलेटरल पर्पस के लिए उस दस्तावेज को तब भी स्वीकार कराया जा सकता है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनरजिस्टर्ड सेल डीड को, अनरजिस्टर्ड लीज डीड को स्वीकार करा दिया। नौ, यहां से आपको पता लग गया कि कब अनरजिस्टर्ड दस्तावेज भी आपके काम आ सकते हैं। अब देखिए, सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी मेहनत आपके एडवोकेट की होनी चाहिए, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है, ताकि आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में लाकर आपके काम में लाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की बुक घर बैठे मंगवा सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है। और इसके अलावा अगर आप रोजाना हर महत्वपूर्ण जानकारी से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।